नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। और जैसा कि आपसे हमने बताया था कि दोपहर 1 बजे से आज से हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं सारिका का शो। और आज हमारी बातचीत है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के कायस्थ संजय भैया चित्रवंशी जी से, तो हम उनको ले रहे हैं। हाँ, नमस्कार। नमस्कार अध्यक्ष साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दर्शकों, आज धन्यवाद। हम राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ जानते हैं उनके संगठन के बारे में, उनके बारे में। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो जो आप उनसे पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आकर बता सकते हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष साहब, मैं आपसे अपना प्रथम सवाल ये करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच इस संगठन की स्थापना का विचार आपके मन में कब और क्यों आया? देखिए, राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच जी, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। और जी, राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच का जनपद गोरखपुर का पहला जिलाध्यक्ष मुझे जी, नियुक्त किया गया था। और जी, उसके उसके उपरांत लगभग 1 साल के उपरांत हमने जब राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के 22 जनपद में राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच की कमेटियों का गठन कर ले गए, तो उस समय जी, की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष साक्षी भारती सक्सेना जी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत किया। और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मैं काम करते हुए लगभग 2 या 3 राज्यों में इस कमेटी का, इस संगठन का विस्तार किया मैंने। जी, जैसे कि बिहार में, मध्य प्रदेश में हमने अपना इस कमेटी का विस्तार किया। हालांकि मेरा कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश ही था, लेकिन मैं जी, वन स्टेप फायर आप कह सकती हैं कि मैंने जी, संगठन में हमेशा काम किया। और इस विस्तार को देखते हुए राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच की कोर कमेटी ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित करके सन 2020 में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मनोनीत किया। दूसरा सवाल ये है कि राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के स्थापना का विचार कैसे मन में आया। जी, मैं लगभग सन 1987 से 1987 से सामाजिक क्रियाकलाप में, गतिविधियों में गोरखपुर जनपद के एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान बनी है। सन जी, जी, 1987 में सन 1987 में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का मैं निर्विरोध अध्यक्ष हुआ करता था। और जी, उसके उपरांत मैंने छात्र संघ कार्यकारिणी का। जी। लग रहा है कुछ कनेक्शन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है और अध्यक्ष जी से हमारी बातचीत सिग्नल ना हो पाने के कारण हो नहीं पा रही है। आप प्लीज़ जॉइन रहें ताकि आपको हमारी आगे की बातचीत हो सके। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अध्यक्ष साहब से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पर आज हमारे साथ है राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ संजय भैया चित्रवंशी जी। और आप दे सकते हैं कुछ बातचीत नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्टरबेंस हो गया है और हम कोशिश करते हैं कि वो हमसे दोबारा जुड़ पाए और बहुत जल्द वो हमसे हमारे साथ होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के बहुत जल्द नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ आ गई है, इस वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे। बहुत जल्दी वो हमारे साथ होंगे। तो जी। जी, हाँ, मैं कुछ क्षमा नेट चाहूँगा। कोई हाँ, बात कुछ नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। संगठन की जी, जी, स्थापना का विचार मेरे मन में कैसे आया है? आपने ये जी, जी, प्रश्न पूछा है, बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जी, जब पहले से इस हिंदुस्तान में लगभग जी, 1556 कायस्थ समाज के संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहे थे। जी, और जी, आपको भली भांति पता होगा कि हर जनपद में कलम दवात के पूजा के लिए भगवान चित्रगुप्त की मंदिर भी हैं। और मंदिर है जी, तो वहाँ पे उनके ट्रस्ट भी हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं। ऐसे में जी, इस संगठन के स्थापना का उद्देश्य क्या था, मिशन क्या था?
इस जी, इस इस संगठन के स्थापना के पीछे मेरी जो पहली सोच रही है कि कायस्थ जी, समाज, मैंने देखा कि एक तो संगठित नहीं है, और दूसरा जी, जो पहले से पुराने संगठन के पदाधिकारी, अभी कहेंगे हम उनको, राष्ट्रीय स्तर जी, के जो पदाधिकारी थे, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, जो उच्च स्तर के पदाधिकारी थे, उनकी कहीं जी, न कहीं रुचि संगठन को चलाने में और समाज के हित को ध्यान में रखने में कतई नहीं थी। जी, मैं अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जाना जाता हूँ, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सारे संगठनों में से अधिकतर ने केवल अपने सदस्यों से, पदाधिकारियों से चंदा लेकर के एक मंदिर बनवाने का काम किया, और इस काम के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई रचनात्मक समाज के सबल समाज के निर्माण में कोई अपना योगदान प्रस्तुत किया। इसलिए जी, इस संगठन का मैंने गठन किया। जी। आपके जी संगठन बताएं। का क्या स्वरूप है और इसकी कितनी इकाइयाँ हैं और क्या उद्देश्य हैं इन इकाइयों के? हाँ, देखिए, संगठन की इकाइयाँ हमारी वर्तमान में, पहली तो मेन इकाई है, और मेन इकाई के बाद हम उसके पैरेलल एक महिला मोर्चा चलाते हैं, क्योंकि जी, किसी भी समाज में महिलाओं की जो समस्या होती है, वो पुरुषों से उसे साझा करने में थोड़ा सा परहेज करती हैं, तो जी, इसलिए मेन इकाई के साथ में महिला मोर्चा होती है। जी, तीसरा हमारा संगठन का एक विंग जो कह सकती हैं कि युवा मोर्चा चलता है। युवा जी, मोर्चा के गठन का उद्देश्य क्या था? युवा मोर्चा के गठन का उद्देश्य ये था कि राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हमारे समाज के युवा पीढ़ी को 10 साल, 15 साल अपने पार्टी के बैनर और लग रहा है फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आज। नेटवर्क बहुत ज़्यादा जा रहा है और हमारे अध्यक्ष साहब बता रहे थे कि उनकी राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच की कितने जी, जी, संगठन जी, का जी, क्या जी। उद्देश्य जी, जी बताइए। हाँ, तो युवा मोर्चा के गठन के पीछे ये उद्देश्य था कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हमारे समाज के बच्चों को, युवा पीढ़ी को पद का प्रलोभन दे करके, उनके सत्ता में आने का, पदासीन करने का प्रलोभन दे करके, और एक अच्छा खासा करियर, जो कि बच्चा अपना अगर पढ़ाई पे ध्यान देता है 5 साल, 10 साल, तो अपना एक अच्छा भविष्य बना सकता है। लेकिन जी, वो अपने करियर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके उन राजनीतिक दलों के पीछे चलता है। लेकिन अफसोस की बात, जब पद देने की बारी आती है, मान लीजिए किसी भी राजनीतिक दल को जब जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष बनाना होता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाना होता है, तो हमारे समाज के लोगों को हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, और 10 साल, 15 साल के बाद वो युवा इस लायक नहीं रह जाता है कि फिर अपना एक करियर शुरू करे और फिर जी, से अपने परिवार में जगह पाए। तो हमने अपने संगठन के माध्यम से उनको जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष का पद देना शुरू किया, उनको उत्साहित करना शुरू किया कि आप जब आगे बढ़ेंगे, अपने समाज में जब काम करेंगे, जब समाज में काम करेंगे तो आपके पीछे समाज के लोग आएंगे, और जब समाज के लोग आएंगे तो आपके साथ राजनीतिक दलों के लोग अपने आप जुड़ते हुए चले जाएंगे। जी। तो आपके ये राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के संगठन की अब तक की क्या उपलब्धियाँ हैं या इस संगठन द्वारा अब तक क्या-क्या कार्य किए गए हैं? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, संगठन में जब से नेतृत्व मैंने संभाला, मैंने आपसे जी, पहले कहा कि जो पहले से स्थापित संगठन है, उनका जी, कहीं ना कहीं ध्यान समाज के प्रति नहीं था, और जी, समाज के प्रति उदासीन रवैया हम कह सकते हैं। सभी हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, जो भी काय समाज के संगठन है, वो हमारे बड़े भाई हैं, जी, अग्रज हैं। हम तो अभी नए जी, हैं, 4 दिन के हैं। लेकिन जी, जब मैं देखता हूं कि प्रतापगढ़ जनपद में मीडिया के पत्रकार भाई साहब श्रीवास्तव की बेरहमी से ईंटे से सर जी, पे प्रहार करके हत्या कर दी जाती है, और जी, उनकी एफआईआर तक 1 हफ्ते तक नहीं लिखी जाती है। जब मैं जी, देखता हूं कि प्रयागराज में बहन पल्लवी श्रीवास्तव के पति के मरने के 24 घंटे जी, के अंदर उनके उनके घर का सामान सड़क पर फेंक दिया जाता है, और उस बहन को घर से बेदखल कर दिया जाता है, और जब माननीय सूबे के मुखिया के मीडिया सलाहकार 22 साल के बच्चे पार्थ श्रीवास्तव की
इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि वो 22 साल का बच्चा जहर खा करके आत्महत्या कर लेता है। और आपको आज बताना चाहते हैं कि लगातार 3 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जो कि माननीय सूबे के मुखिया के कार्यालय में मीडिया सलाहकार हुआ करता है। और जो छोटी छोटी जो हमारे यहाँ घरेलू उत्पाद कह सकते हैं बनाने वाली कंपनियां भगवान चित्रगुप्त का इतना उपहास उड़ाती हैं, इतना उपहास उड़ाती हैं, उनको जोकर तक का कहा गया। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड नाम की एक सरकारी संस्था है, जो कि बताइए कि भगवान चित्रगुप्त को सीधे जो है कहती है कि हे चित्रगुप्त तुम नीचे जाओ और जो लोग बिजली की चोरी करते हैं उनको जरा पकड़ करके ले आओ। हम उनसे ये पूछना चाहते थे कि ये किस वेद और पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान चित्रगुप्त किसी जीवात्मा के मरने के बाद इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस जीवात्मा को लेके जाते हैं। जी बिल्कुल। और आपने युवा पीढ़ी के लिए, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है कि युवा पीढ़ी के लिए आपने कंप्यूटर कास्ट बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास और इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ऐसे भी कुछ कोर्स कराए थे। हाँ, तो मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड जैसी सरकारी संस्था अगर ये लिखती है कि भगवान चित्रगुप्त पृथ्वी पर से जीवात्मा को लाने का काम करते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को वहां पे आना हमारी मजबूरी हो जाती है कि वो मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड हो या कोई भी सरकारी या कोई भी प्राइवेट संस्था हो, वो पहले तो वेदों और पुराणों के माध्यम से प्रमाणित करे कि पृथ्वी पर से लाने का काम, जीवात्मा को लाने का काम भगवान चित्रगुप्त का है। ये कहाँ पे अंकित है, कहाँ पे वर्णित है। जब रोहतास में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है, एक बच्ची के साथ गलत काम होता है, और वहां मैं देखता हूं कि अन्य समाज के संगठन वहां पे चुप रहते हैं, चुप रहते हैं। और अभी आप लेटेस्ट में एक घटना देखेंगी कि अभी एक घटना श्रद्धा के नाम से घटना घटी है, तमाम सोशल मीडिया पे शोर मच रहे हैं। लेकिन जब हमारे समाज के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो बाकी संगठन और बाकी लोग उस समय कहाँ चले जाते हैं, ये सवाल मुझे कचोटता है। और जब कचोटता है तो हम अपने संगठन, अपने इकाइयों, 78 जनपद में स्थापित इकाइयों के माध्यम से घटना का हम लोग जो है एक नियम के तरीके से उस घटना का विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद हम लोग उस पक्षकार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। अभी एक हाल में पिक्चर रिलीज हुई थैंक गॉड, मैं आपसे अनुभव साझा कर रहा हूं। उस थैंक गॉड पिक्चर में अजय देवगन ने भगवान चित्रगुप्त को कोट पैंट और टाई पहना करके प्रस्तुत किया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सीधा एक संवाद स्थापित करना चाहता हूं माननीय अभिनेता महोदय से कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र भगवान चित्रगुप्त हैं। क्या भगवान ब्रह्मा ने अजय देवगन को फैक्स भेजा था क्या कि मेरे बेटे का वस्त्र जो है उसको कन्वर्ट करके तुम टाई और सूट पहना दो? भगवान का एक स्वरूप होता है। आप देखेंगी भगवान शिव को देखेंगी कि मृगछाला ओढ़े हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ उसके उस त्रिशूल के ऊपर एक डमरू लगा हुआ है। आप देखेंगे भगवान परशुराम का एक स्वरूप है, भगवान श्री राम का एक स्वरूप है, धनुष और बाण लिए हुए हैं। तो भगवान चित्रगुप्त के स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी अभिनेता, किसी निर्देशक को किसने दिया है? और इस मुद्दे को लेकर के हमने गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन ने 4 जगह से पिक्चर के अभिनेता के ऊपर, उनके निर्माता निर्देशक के ऊपर, पिक्चर बनाने वाली कंपनी टी सीरीज के ऊपर आपराधिक फौजदारी का मुकदमा दर्ज कराया है। और इस मामले में हम फिल्म उद्योग को ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के हिंदू देवी देवताओं का अपमान या मजाक कतई बर्दाश्त के बाहर है। और भविष्य में अगर ऐसी पिक्चरें बनेंगी तो हम लोग पिक्चर हॉल में वो शो चलने भी नहीं देंगे। बिल्कुल, जो आपके संगठन ये कार्य कर रहा है ये बहुत ही काबिल तारीफ है और इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन कायस्थ समाज के बहुत सारे संगठन आज हमारे देश में हैं, बहुत सारे संगठन हमारे देश में हैं।
तो आपका संगठन किस तरह से अलग है बाकी संगठनों की अपेक्षा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दे जी, रहा जी। है? नहीं, अभी नहीं, पता। मेरा सवाल ये है कि भारत में, हमारे देश में बहुत सारे कायस्थों के संगठन बनाए गए हैं। तो क्या आपका जो संगठन है वो बाकी संगठनों से किस प्रकार अलग है? देखिए, मैंने कहा कि इस संगठन को निर्माण के पहले मैंने भी कुछ सोचा था जी, कि संगठन को स्थापित किया जाए या न किया जाए। पहले से 1500 संगठन थे उस समय, जी, 1556 थे, 1556 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो क्या जी, एक और घर बनाने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन जब मैं जी, गहराई में गया और लगभग 75% संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी मेरे संपर्क में है, तो मैंने जी, देखा कि उनका एक ही उद्देश्य था, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी तरह से एक भगवान चित्रगुप्त का कहीं ना कहीं मंदिर बनवा दो और ये समाज के लिए बहुत बड़ा काम होता है। तो मुझे जी, लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और मुझे जी, लगता है कि आप भी काय समाज से ही हैं। और जी, जी, और जी, तो अब कलम दवात का पूजा हर साल करते हैं हम लोग। जी, हम लोग कलम दवात का पूजा करते हैं, लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि कलम दवात के पूजा का असली इतिहास क्या है वही इन लोगों को नहीं पता है। इन संगठनों जी, ने 22 साल तक आज क्या किया, आज तक क्या किया समाज में? समाज में एक जागरूकता तक नहीं पैदा किया। भगवान चित्रगुप्त कहाँ पे प्रकट हुए ये नहीं बताया। कायस्थ समाज के जो 4 धाम हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थापित हैं, किन किन जनपदों में हैं, ये तक नहीं बताया। तो जी, ऐसे में उनसे उनसे जो है आगे समाज के जो भी हमारे सुरक्षा की भावनाएं हैं या जागृति जी, की भावनाएं हैं, उनसे अपेक्षा करना ये बेईमानी है। संगठन बिल्कुल। को बनाया अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने जी, राजनीतिक कैरियर को चमकाने के लिए। मैं जी, आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब उनके जयंती पे लखनऊ जनपद में हुंकार रैली का क्या औचित्य है? सही बात है। अब सोचिए कि 10 संगठनों ने मिलकर के लखनऊ जैसे जनपद में हुंकार रैली आप आयोजित कर रहे हैं। कम से कम आपके सदस्यों का, आपके पदाधिकारियों का लाखों रुपया खर्च हो गया। और जी, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली पर चले जाइए, जनपद सीवान में हमारी कमेटी भी है और जी, जीरादेई नामक जगह पे है जहां उनका पैतृक आवास है। और जी, उनके आवास पे महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को दैनिक नित्य क्रिया करने के लिए प्रसाधन की सुविधा नहीं उपलब्ध है। जी, मैंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कहा कि भाई मेरे आप हुंकार रैली लखनऊ में कर रहे हो, उससे क्या साबित करना चाहते हो? इससे तो बढ़िया है कि वहां पे हम जो बुनियादी अभाव है, जो हमारे समाज जी, के महापुरुषों के पैतृक आवास, जो हमारा धरोहर है, उनके जी, पैतृक आवास पे जो बुनियादी सुविधाओं की कमी है, उन कमी जी, को हम लोग मिलकर दूर दूर करें तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, लेकिन नहीं, हाँ, लेकिन नहीं, उन्हें तो दिखाना है कि हमारे साथ इतने, हमारे समाज के 2000 लोग हैं, 4000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, और उन्हें अपने आप को राजनीतिक रूप में स्थापित करना है। और बिल्कुल, राजनीति और सामाजिक जीवन, ये दोनों कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। आज बिल्कुल मैं सही बात कही। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश जी, भी देना चाहता हूं कि जी, कभी भी जी, राजनैतिक और सामाजिक जीवन एक साथ नहीं चलते हैं। दोनों के बिल्कुल, पहिए अलग अलग हैं। जी, आप इतिहास को उठा के देखिए। अन्ना हजारे एक सामाजिक व्यक्ति थे, उन्होंने जी, सामाजिक आंदोलन चलाया, लेकिन उनके साथ जितने भी राजनीतिक वर्ग थे वो छिटक के उनसे दूर हो गए। जी, माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण का दूसरा बड़ा उदाहरण है, जी, जिन्होंने एक सामाजिक सामाजिक आंदोलन चलाया। और जी, जब व्यक्ति सामाजिक रहता है तो राजनीतिक विचारधारा से दूर रहता है।
तो हम जी, लोग एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और अपने संगठन को सामाजिक एक संरचना अभी दिए हुए हैं और जी, इस सामाजिक संरचना के तहत ही समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कायस्थिकता मंच को आगे स्थापित करते हुए अपने समाज के महिलाओं, बच्चों, युवाओं, नई पीढ़ी को आध्यात्म का ज्ञान देते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जी। अध्यक्ष साहब, हम आपसे बहुत ही संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि हमारे कायस्थ समाज को जो जानकारी का अभाव है कि हमारे भगवान चित्रगुप्त जी कहाँ प्रकट हुए और उनके 4 धाम कौन-कौन से हैं, कहाँ पे हैं? बहुत संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि हमारे कायस्थ समाज के दर्शकों को इस बात की जानकारी हो। जी, जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, इससे लोगों की अज्ञानता भी दूर होगी। जी, सबसे पहला धाम तो कायस्थ का धाम जो है उज्जैन में है, जो जी, कि कायस्थ समाज का पहला धाम माना जाता है और वो जी, इसलिए माना जाता है कि उज्जैन में ही भगवान चित्रगुप्त आज से 11,000 साल पहले प्रकट हुए थे। जी, तो हाँ, वो उस जगह का नाम अंकपात है। और जी, दूसरी बड़ी बात आज आपको बता दें कि अंकपात में जब भी आप जाएंगे वहां पे जी, जो प्रतिमा है, भगवान का जो मंदिर जो है, वहां पे आप जी, पाएंगे कि भगवान चित्रगुप्त एक सिंहासन पे विराजमान है। जी, भगवान चित्रगुप्त एक सिंहासन पे विराजमान है और यमराज जी पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। जी, यानी कि भगवान चित्रगुप्त का पद जो है उनसे कहीं ऊपर है। यानी जी, दूसरे शब्दों में हम साहित्यिक भाषा में कह सकते हैं कि जी, भगवान चित्रगुप्त उनके आज्ञा पालक नहीं हैं। जी, भगवान चित्रगुप्त स्वयं न्याय करता है। वो देव दानव और मानव के कर्मों के आधार पर उनके भाग्य के बारे में निर्णय लेने का स्वयं एक कह जी, सकती हैं कि वैश्विक न्यायाधीश क्या उनको जी, संज्ञा दे सकती हैं। वैश्विक न्यायाधीश के रूप में अंकपात में विराजमान है। तो पहला हमारा ये कायस्थ समाज का ये जी, धाम हुआ। दूसरा जी, हमारा जो धाम है कायस्थ समाज का, वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। जी, कांचीपुरम, वहां पे चोल वंश ने भगवान चित्रगुप्त के प्रतिमा की स्थापना की थी और आज भी वहां पे विराजमान है। तीसरा जो जी, सबसे बड़ा धाम जो है वो हमारा जी, जनपद अयोध्या में है। जनपद जी, अयोध्या में धर्महरी मंदिर, जी, धर्महरी मंदिर माना जाता है और ऐसी मान्यता है। यहां भी एक जी, बड़ी बात आ रही है। जी, बड़ी बात यह आ रही है कि इसी धर्महरी मंदिर को स्थापित करने के पीछे भी कलम और जी, दवात के पूजन का इतिहास छिपा हुआ है। ओह! जब भगवान श्री राम, जी। अ, अध्यक्ष साहब बता रहे थे आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और बात वहीं हाँ, पर हाँ, जी, हाँ, क्षमा चाहते हैं। कोई बात जब भगवान श्री राम लंका को विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे, तो जी, उनके राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। और जी, जैसा कि आधुनिक युग में आप देखती होंगी कि निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं, इसके जी, पहले हल्दी बांटी जाती थी। उस तरह जी, से गुरु वशिष्ठ के जिम्मे ये काम सौंपा गया कि सारे देवी जी, देवताओं को आमंत्रित करेंगे। जी, और गुरु वशिष्ठ से यहीं पे एक गलती ये हुआ कि उन्होंने भगवान चित्रगुप्त को आमंत्रित करने से वो भूल गए जी, और भगवान चित्रगुप्त को ये बात कहीं न कहीं से पता चल गई। जी, भगवान तो भगवान होते हैं, उनको ये पता चल गया कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है और मेरे को जी, आमंत्रित नहीं किया गया है। जी, और जब उन्हें उन्हें इस बात का आभास हुआ कि कहीं न कहीं इसमें मेरा अपमान हुआ है, तो उन्होंने जी, कलम और दवात को उठा के उसी क्षण जमीन पर रख दिया। जी, और कलम और दावात को रख दिया। और उसके बाद आपसे बता दें कि यमलोक में हाहाकार मच गया। हाहाकार जी, मच गया कि जो लोग भी अपने जीवन के अंतिम दिनों को समाप्त करके वहां पे आ रहे थे यमलोक में, जी, अब जी, अब उनके भाग्य में स्वर्ग लिखा है या नरक लिखा है, इसका जी, निर्धारण कौन करेगा। और जब जी, यमलोक में हाहाकार मच गया, तब फिर ये बात भगवान श्री राम को भी अपने जी, इंद्रियों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ
और उन्होंने तत्काल में धर्महरी मंदिर की स्थापना किया और भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी किया। और जी उसी पूजा के बाद से जी भगवान चित्रगुप्त ने कलम उठाया और कलम उठा करके फिर अपना काम, जी यानी कि सबके कर्मों के आधार पे भाग का निर्धारण और स्वर्ग और जी नरक जाने का अधिकारी है या नहीं है, ये शुरू किया। और उसी के बाद से हमारे यहाँ कलम मोताबाद के पूजन की प्रथा चालू हुई। जी चौथा धाम जो है पटना में है। जी पटना में है। पटना में ऐसा बताया जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के समय में एक टोडर मल नाम के उनके मंत्री कह लीजिए, राजा कह लीजिए, हुआ करते थे, जी जो जी टैक्स की वसूली का काम करते थे। जी जी बहुत बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था अकबर का। जी तो जी राजा टोडरमल, हाँ, किसी काम से, अपने सरकारी काम से, राज्य के काम से निकले हुए थे और पटना में जी उनको रुकना पड़ा। और पटना में जी जब रुकना पड़ा तो उसी के अगले दिन जो है, या एक दो दिन के बाद कह सकते हैं, कि कलम जी दवात का पूजन आने वाला था। जी और उन्हें बड़ी चिंता हुई कि मुझे 2 दिन बाद कलम दवात का पूजन करना है, तो जी कैसे होगा पूजन। तो उन्होंने पटना पे मंदिर का निर्माण कराया और बहुत जी जी नेटवर्क प्रॉब्लम आज कुछ ज़्यादा हो रही है और हमारे राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कायस्थ संजय भैया चित्रवंशी हमारे साथ लाइन पर हैं और नेटवर्क जी जी प्रॉब्लम की वजह से बहुत हाँ समस्या आ रही है। जी, जी बताइए, अपनी बात आगे पूरी करें। हाँ, पटना में चौथा धाम है कायस्थ समाज का, जी, भगवान चित्रगुप्त का। जी जी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और हमें 100% ये यकीन है कि हमारे कायस्थ समाज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं होगा। जी बहुत जी अच्छी जानकारी दी है। एक संगठन को चलाने के लिए पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो जी आपके जो संगठन में जो कार्य होते हैं, उसके लिए क्या आर्थिक सहायता आपको सरकारी कोई प्राप्त है? या आप किस तरह से संगठन में अगर कोई परेशानी आती है, तो किस तरह से आर्थिक सहायता को आप किस तरह से उसकी योजना बनाते हैं? किस तरह से समस्या को दूर करते हैं? क्या रणनीति है आपकी? हम्म अ, देखिए, हमारे पहली बात तो ये है कि हम इस संगठन में पिछले 4 साल से किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सदस्य से, किसी भी पदाधिकारी से आज तक हम जी, लोगों ने आर्थिक मदद नहीं लिया है। और जी, इसी तरह से हमारे प्रदेश के इकाइयां, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय लोग हैं, मध्य प्रदेश जी। के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बिहार में हुँ, प्रदेश सचिव जी हैं, दिल्ली में हमारी जी, कमेटी काम करती है, महाराष्ट्र में काम करती है। हम लोगों ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, संगठन के नाम पे तो नहीं लिया। हाँ, समाज के कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। जी, जैसे कि हाँ, हमारी कुछ इकाइयां हैं, आगरा जनपद में हैं और जयपुर में हैं, जिन्होंने सामूहिक विवाह का एक बड़ा अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया था। और जी, अभी आगरा कमेटी ने ब्लड डोनेशन का भी एक कैंप कराया था। जी, उसको देख करके ही अंदाज लगता है कि काफी पैसा उसमें लगा होगा। तो हम अपने जी, पदाधिकारियों को चयन करते समय और इस चैनल के माध्यम से अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय को भी एक संदेश देना चाहेंगे, सभी प्रदेश अध्यक्ष महोदय को, जब भी जी, पदाधिकारियों का चयन करें तो ये जरूर देखें कि वो आर्थिक रूप से सबल हैं या नहीं है। ठीक है, जी, जो सबल जी, नहीं है हम उनको भी लेंगे, हम उनको भी अपने कमेटी में लेंगे, लेकिन जिसके पास 1 रुपए की क्षमता होगी उसको भी लेंगे, जिसके पास 10,000 रुपए खर्च करने की क्षमता होगी हम जी, उनको भी लेंगे। जी, जी, लेकिन उस पूरी की पूरी कमेटी में कोई कार्यक्रम कराने की, कहीं पे आने जाने की, एक जी, पैसा खर्च करने की, आर्थिक रूप से वो अपने आप को सबल रखें, ताकि कभी कोई बिल्कुल। जरूरत पड़ जाए, कोई कार्यक्रम जी, करना पड़ जाए, किसी अपने समाज जी, के मुख्य पुरुष को बुलाना पड़ जाए, तो हम जी, उस कमेटी से कह सकें कि ये कार्यक्रम आप 200 लोगों का, 250 लोगों का कराने में जी, सक्षम हो। ये जरूर देखते हैं। और रहा जी, सवाल सरकारी अनुदान का, जी, सरकारी, हाँ, जब इस संगठन का गठन हुआ तो हमें कुछ लोगों ने राय दिया कि आपके संगठन का पंजीयन हो गया है और आप जी, सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो
मैंने बहुत सोचा। उसके बाद सोचने के बाद हमने यह निर्णय लिया कि जी, संगठन कभी भी सरकारी अनुदान नहीं लेगा। जी। यह मेरा पहला और अंतिम निर्णय है। और उस सोचने के बाद, निर्णय लेने के बाद, हमने आज तक इस संगठन में सरकारी अनुदान नहीं लिया। जी, बहुत अच्छी बात और सराहनीय बात है और अन्य संगठन के जो लोग देख रहे होंगे, वो इस बात से ज़रूर सीख लेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपके जो सामाजिक जीवन के जो जी बताएं। क्या है आपका अलग से सामाजिक जीवन? ये जानना चाहेंगे। कुछ विषय में सामाजिक जीवन के विषय में भी बताएँ। सामाजिक जीवन तो मैंने आप सभी बताया कि सन 1987, आज जी, लगभग 35 साल हो गए, 35 ईयर्स। जी, 35 ईयर्स से मैं सामाजिक जीवन में ही जी रहा हूँ। जी, और मैंने आपको बताया पहले भी, विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। जी, मैं जी, कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। मैंने छात्र हितों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब जी। नेटवर्क प्रॉब्लम लाइब्रेरी, फिर आ गई है। हाँ, जी, हाँ, हाँ। मैं 35 साल से सामाजिक जीवन ही जी रहा हूँ। और जी, इस 35 साल में मैंने कभी अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में ये नहीं सोचा कि मुझे रुकना है। मैंने हमेशा जी, सोचा है कि मुझे आगे चलते ही चलना है, आगे बढ़ते ही बढ़ना है। और जो जी, लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं, मैं उनका जी। वेलकम करता हूं। और जो लोग अम, आज नेटवर्क अ, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और अध्यक्ष साहब अ, जी से बातचीत करने में बहुत व्यवधान आ रहा है। जी, बताइए। हाँ, मैंने अपने सामाजिक जीवन में कभी जो है, ये कह सकती हैं कि पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा है। और जी, लगातार नए नए प्रयोग भी करते चलते हैं। मैं केवल एक राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच से नहीं जुड़ा हूँ। यहाँ बताना जी, चाहेंगे आपको कि मैं गोरखपुर जी, में हिंदी विकास परिषद नाम की एक संस्था है, मैं उसका जी। सचिव भी हूँ। ठीक है। ओह! और जी, मैं एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में मैं नौकरी भी करता हूँ। मैं जी, पंजीकृत ट्रेड यूनियन में गोरखपुर मंडल का महामंत्री भी हूँ। जी, ठीक है। तो जी, हाँ, और इस तरह से और भी कई हमारे पास सामाजिक मंच हैं। जैसे हम जी, अपने कॉलोनी की ही बात करते हैं। हमारी अपनी कॉलोनी 56,000 की कॉलोनी है, जी, नागरिकों की कॉलोनी है, सर्व समाज की कॉलोनी है। उसमें सभी समाज के भाई बंधु हैं। और जी, उस समाज के बंधुओं की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जी, किसी के घर के आगे पार्क में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। किसी जी, के पास नाली की सफाई की समस्या है। जी, किसी की कुछ परेशानी है। किसी के घर पे जो है बिजली का बिल काफी बड़े मात्रा में आ रहा है, उतना उसने उपयोग नहीं किया है। लेकिन जी, ठीक है, हम लोग सामाजिक, किसी के घर पे उसने गैस बुक कराया है, उसके घर पे गैस नहीं आ रही है। तो जी, हम लोग सभी को, हाँ, सभी को उस मंच के माध्यम से एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। सक्षम अधिकारियों से बात करते हैं। बात करने के बाद अगर निराकरण हो जाता है तो अच्छी बात है। अधिकारियों से बात करने का भी के बाद भी निराकरण अगर नहीं होता है, तो फिर हम लोग उस पे एक शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराते हैं। और विरोध जी, प्रदर्शन के बाद भी अगर अगर समस्याएं नहीं हल होती हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन, पेपर में विज्ञापन देना, इस तरीके से काम करते हुए ऐसे गलत तत्वों को हम लोग जी, सुधारने का एक काम करते हैं। जी। आप इतने सारे सामाजिक कार्य करते हैं, तो कुछ ना कुछ संघर्ष भी आपको अवश्य करना पड़ता होगा। तो क्या हमारे दर्शकों से साझा करेंगे अगर इस तरह की स्थिति कभी आपके साथ आई हो तो? नहीं, मैं जब संघर्ष कर रहा हूं तो मुझे संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा। जी। सवाल थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि मतलब आ, मुझे मेरा सवाल संघर्ष ये का। है कि आपके सामाजिक जीवन के जो कार्यक्षेत्र है, उसमें जो आपको संघर्ष करने पड़े हैं, कुछ हाँ, थोड़ा बहुत साझा हमारे दर्शकों से करिए अपने उन संघर्षों के बारे में। देखिए, सामाजिक जीवन बड़ा कठिन जीवन है। जी। जी। अध्यक्ष साहब जी आप हमें बता रहे थे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, फिर से लग रहा है।
अध्यक्ष साहब जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है हमारी? हाँ हाँ, सुनाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है, जी, 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 सुनाई पड़ रही है। आपने पूछा है कि संघर्षों का सामना करना पड़ा। देखिए, जी, जी, आज का जो युग जो है, इस भारत जी, देश का युग जो है, लोकतंत्र तो अब रहा नहीं। जी, लोकतंत्र नहीं रहा, अब तो भीड़ तंत्र का जमाना हो गया। आप जी, यकीन नहीं मानेंगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने घर के सामने पेड़ लगा दें, 5 पेड़, और आप देखेंगे कि राजनीतिक गलियारे में जी, हलचल पैदा हो जाएगी, हलचल पैदा हो अ, जाएगी। तो जी, जी, आप जब सामाजिक काम करेंगे तो उसका विरोध होगा। ये आप मान के जी, चलिए, जी, ये आप मान के चलिए कि कोई भी सामाजिक काम करेंगी तो उसका विरोध होगा। और विरोध जी, होने के बाद अगर विरोध को सहन करने की क्षमता आपने विकसित कर लिया और जी, आपने ऐसे तत्वों का विरोध करना शुरू कर दिया, उनको जवाब देना शुरू कर दिया, मैं नहीं कह रहा हूं कि जी, हिंसा का रास्ता अपनाइए, लेकिन जी, जी, ऐसे लोगों को जो कि सामाजिक काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आप जी, अपने संगठन के माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब दीजिए। हम क्यों नहीं भाई बिल्कुल, नाली साफ कराएंगे? जी, अगर हमारे वार्ड में नाली की सफाई नहीं होती है तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बिल्कुल सही बात अगर है। आपके अगर आपके कॉलोनी में पार्क की सफाई नहीं होती है तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और जो जी, अन्याय को सहता है, जो जी, व्यक्ति अन्याय को सहता है, उससे बड़ा कायर इंसान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं होता। बिल्कुल, तो समाज को, हर व्यक्ति को मैं तो कहता हूं कि सजग होकर के अपने अधिकारों की, जो कि हमें संविधान से मिली है, जी, संविधान का पहला अध्याय पढ़िए ना आप। जी, उसमें स्पष्ट अंगीकृत किया गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका जी, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम भारत के लोग, हमने आत्मसात किया है, हमने किया है, आपने किया है। जो हमारा एक नेता है जो हमको टोक रहा है, उसने भी आत्मसात किया है। अगर हम भारत के लोग एक हैं तो हमें वो आप पेड़ जी, लगाने से रोक क्यों रहे हो? जी, जी, हमें जी, पार्क की सफाई कराने से रोक क्यों रहे हो? जी, आप बतावें। अगर हम अगर हम किसी समाज को सबल बना रहे हैं, एक, जी, मान लीजिए हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो हमें क्यों रोकते हो भाई? आप जी, हमें सही क्यों बात है। रोकते हो? हमने जी, अपने इस संगठन के माध्यम से ऑनलाइन अंग्रेजी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चलवाया। मैं ये जी, पूछता हूं कि क्या केवल काय समाज के बच्चों ने ही भाग लिया था? जी, सभी समाज के बच्चों ने उस ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन किया। जी, हमने इस संगठन के माध्यम से कंप्यूटर का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स चलवाया। हम दोबारा जी, आपसे बात को दोहरा रहे हैं, जितने भी गरीब बच्चे थे जो कि कोचिंग नहीं कर सकते थे, जो सीखने के लिए नहीं जा सकते थे, उन्होंने उस हमारे कार्यक्रम को ज्वाइन किया। अभी हमने रिसेंटली कैथी जी, लिपि, सन 1965 तक बिहार के जमीन के दस्तावेज कैथी लिपि में लिखे जाते थे। सन 1965 की बात बता रहा हूं आपसे। और उस जी, जी, लिपि को, जो कि विलुप्त होती चली जा रही है, उसको संरक्षित जी, करने का काम हमने इस संगठन के माध्यम से किया। और ऑनलाइन ट्रेनिंग का जब प्रोग्राम किया तो क्या केवल जी, हमारे समाज के लोग थे? और उस कैथी लिपि के प्रशिक्षण में अगर कोई रोड़ा अटका रहा है तो निश्चित तौर पर वो समाज का विरोधी व्यक्ति है। वो व्यक्ति जी, सामाजिक जी। अ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करने में फिर से एक बार अवरोध उत्पन्न हो गया है। अ, अध्यक्ष जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कायस्थ जी संजय जी भैया जी चितरंजी। जी, जी। जी जी। अपनी बात जारी रखिए। तो हाँ, मैं ये कह रहा था, अगर कोई व्यक्ति हमें आपको सामाजिक काम करने से रोकता है तो जी, निश्चित तौर पर पहली पहचान उसकी यह है कि वो व्यक्ति सामाजिक नहीं है। जी, जी, हम सड़क की सफाई करवा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत जी, है? जी, यानी कि आप चाहते हो कि वो सड़क गंदी रहे?
जी, आपके मन में है कि वो सड़क गंदा रहे, ठीक है। जी, जी, हम हाँ, हम अपने भगवान के बारे में अगर कोई ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो या तो आप एक तरफ कहते हैं कि कण-कण में है भगवान। जी, हमारे वेदों और पुराणों में लिखा है कि भगवान तो कण-कण में बसे हैं। तो जी, अगर कण-कण में भगवान बसे हैं, तो आप मुझे जी, ये बताइए कि एक मंदिर के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति, जी, मंदिर की सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति और दूसरा जो मंदिर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है, दोनों में जी, फर्क क्यों है? दोनों में फर्क क्यों है? जी, तो हम अपने समाज को अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपनी युवा पीढ़ी को अगर अपने इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में, जी, अपने जी, अपने इस देश के महापुरुषों के बारे में अगर हम ज्ञान जी, बांट रहे हैं, तो निश्चित रूप जी, में हम एक सामाजिक काम कर रहे हैं। यह संगठन एक जी, सामाजिक काम कर रहा है। जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही जी, कहूंगा। अभी अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन किया। जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन के पीछे उद्देश्य क्या था? चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन के पीछे उद्देश्य यही था कि कभी भी समाज को अगर चिकित्सा जी, की निःशुल्क सुविधा की अगर जरूरत पड़ेगी, तो हमारा वो प्रकोष्ठ मुहैया कराएगा। जी, यानी कि मान लीजिए लखनऊ जनपद में चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ है, तो हर जी, 6 महीने पर हर साल भर पे एक निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप कराएगा। जी, उससे होगा क्या कि हमारे संगठन का भी नाम होगा, और जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, वो वहां आकर के अपना दवा इलाज करा सकते हैं। वहां बिल्कुल। मैंने अपने कॉलोनी में एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने चार चार बार निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाया। और आपको जी, बताना चाहते हैं कि हमारे मेडिकल कैंप में 450 मरीज आए थे, 450। जी, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से एक प्रशस्ति पत्र मुझे दिया गया, मेरे नाम से जी, जारी किया गया। और जी, उत्तर प्रदेश शासन को उसकी अनुशंसा किया गया कि संजय कुमार श्रीवास्तव को इस सामाजिक काम के लिए उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल। पुरस्कार का भूखा नहीं हूं। ठीक है, मेडिकल कॉलेज ने मुझे एक सम्मान पत्र दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सबसे जी, कहता हूं, अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से कहता हूं कि हर जिले में अपनी कमेटी बनाइए, चिकित्सक बंधु को उसमें जोड़िए। हर जनपद में, ठीक है, हर महीने नहीं हो सकता है, हर 6 महीने पर एक मेडिकल कैंप कराइए। जी, तो इससे एक समाज में एक जो है असुरक्षा की जो भावना है कि जी, अब किसी को लगता है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी हो गई है, वो जाकर के जांच तो करा सकता है। अब बिल्कुल। उस व्यक्ति के पास अब उस व्यक्ति के पास मान लीजिए कि डॉक्टर को फीस देने का पैसा ना हो, जी, तो कम से कम जाकर के एक मेडिकल चेकअप तो करा सकता है। हमने अभी बिल्कुल, विधिक बिल्कुल। प्रकोष्ठ बनाया, उसके पीछे मंशा क्या थी? बहुत सारे जी। लग रहा है फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है और अध्यक्ष जी से हमारी बात अधूरी रह गई है लग रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अध्यक्ष साहब से हमारा नेटवर्क दोबारा जुड़ जाए। अभी हमारे पास कुछ प्रश्न थे। अध्यक्ष साहब, हम आपसे कुछ और प्रश्न जानना चाह रहे थे। आपको जी, आवाज़ सुनाई जी। दे रही है हमारी? जी, जी हाँ, सुनाई पड़। अब एक हमने प्रकोष्ठ बनाया है, विधिक प्रकोष्ठ। जी, विधिक प्रकोष्ठ के माननीय वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी कहेंगे हम, और सभी लोगों से जी, कहेंगे कि अपने अपने जनपद में जो भी अधिवक्ता बंधु हैं, जी, उनको आप उस विधिक प्रकोष्ठ में शामिल करें आप। जी, उससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारा कोई विवाद है, कोई जी, हमारी समस्या है विधिक, तो हम एक विधिक साक्षरता शिविर लगावें, जी, और जिसमें निःशुल्क कानूनी परामर्श हम उनको दे सकें। एक जी, एक आदमी को उसके ह्यूमन राइट्स पता नहीं है। जी, जिन मानव अधिकारों का हम बार बार सोशल मीडिया पे पक्ष लेते रहते हैं, जी, हमें अपने बारे में तो खुद नहीं पता है, हम दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। जी, हमारे अपने क्या अधिकार हैं, हमें नहीं पता है, जी, हम दूसरों को बांटते फिरते हैं। तो विधिक जी, जी, प्रकोष्ठ हर जनपद में विधिक प्रकोष्ठ का गठन करे, और विधिक जागरूकता शिविर, विधिक साक्षरता शिविर के नाम से एक शिविर लगावे, और उसमें जी, आम जनमानस को
आम जनमानस को निःशुल्क कानूनी परामर्श दे। अगर किसी का कहीं कोई विवाद है, उस विवाद में सही रास्ता उनको दिखाने का हमारे प्रकोष्ठ के माध्यम से मैं आज अनुरोध भी करता हूं और मैं आह्वान भी करता हूं कि राष्ट्रीय कायस्थिकता मंच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे, जो नंबर है उस पर संपर्क करें। आपको विधिक प्रकोष्ठ से जोड़ा जाएगा। आपके समाज में अगर कुछ करने का मनसा है तो हमारे संगठन से जुड़िए और समाज के लिए कुछ करिए। इस समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको एक पहचान दिया है। एक हमारे ऊपर भी भगवान का, समाज का एक फर्ज है, जिस फर्ज को उतारना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो हमें बताइए कि जब मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं तो उस भगवान के उपकार को, ऋण को कैसे चुकाएंगे? तो हम तभी चुकाएंगे जब हम कुछ अच्छे काम करेंगे। हम किसी महिला को, किसी पुरुष को अगर उसके हमने आत्मनिर्भर बना दिया, मान लीजिए आपका मीडिया चैनल है, हमने अगर उसको उसके हाथ में माइक पकड़ा दिया और माइक पकड़ा करके वो अपने जनपद में 2-4 महीने के अंदर इतना पॉपुलर हो जाता है कि वो आने जाने का किराया भाड़ा लेकर के वहां पे पहुंचता है कार्यक्रम स्थल पे, तो एक उसका एक सोर्स ऑफ इनकम बना ना, मीडिया के माध्यम से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा उसका ना, कि वो जो व्यक्ति एकदम से जिसके पास खाने पीने का पैसा नहीं था, तो मीडिया के माध्यम से जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान है वो ऑनलाइन कंप्यूटर टीचिंग का कोर्स करा करके, जो लोग अपने जिस पेशे में हैं, अध्यापन के पेशे में हैं, वो लोग अध्यापन के रास्ते पर जाकर के हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने की और लोगों को सलाह देने का भी काम करते हैं कि लोग आत्मनिर्भर बने। जी, आप इतने सारे संगठनों से जुड़े हैं, आप नौकरी भी करते हैं, तो आपको परिवार को कैसे समय देते हैं और परिवार का क्या सहयोग रहता है आपके इस कार्य के लिए? हम सवाल पुनः दोहरा दे रहे हैं अपना। अध्यक्ष साहब जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नेटवर्क प्रॉब्लम फिर से हो गई है, आज कुछ ज्यादा ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? बहुत अच्छी बातें बता रहे थे हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हम अपना एक सवाल उनसे पूछना चाह रहे थे कि आप इतने सारे संगठनों से आप इतने सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं और आप फिर से चले गए हैं अध्यक्ष साहब जी। हम नहीं है हम ये प्रश्न पूछना चाह रहे थे कि आप इतने सारे संगठनों से जुड़े हैं, आप नौकरी भी करते हैं, तो किस तरह से आप अपने परिवार को सहयोग देते हैं, समय देते हैं, और परिवार आपको किस तरह से आपको सहयोग प्रदान करता है? हाँ, ये सवाल थोड़ा सा निजी है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। हम यहाँ पे आपको और चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम लोग सब मिलाकर के 7 भाई और 2 बहनें थी। जी। हमारे एक बड़े भाई का स्वर्गवास भी हो गया, जो कि मेडिकल कॉलेज में नाक कान गले रोग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। जी। मेरी भाभी जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर गोरखपुर में थी, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, स्त्री रोग विशेषज्ञ। मेरी बहन यहाँ पे गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य गोरखपुर में थी। जी। चूंकि 7 भाइयों में सबसे छोटा मैं हूँ जी, तो निश्चित तौर पर मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी आती हैं और लोगों की अपेक्षाएं भी आती हैं। जी। मेरे साथ मेरी पत्नी भी है, मेरी बेटी भी है। जी। लेकिन मैंने शुरू में कहा है कि जब आप अच्छे काम करेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ अच्छा ही करता है। जो परिवार की अपेक्षाएं होती हैं मैं उसको प्राथमिकता के आधार पे पूरा करता हूँ। सबसे बड़े भाई साहब के हमारे देखिए मेरे कुल मिलाकर के 12 भतीजे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि मेरे सबसे बड़े भतीजे की उम्र 30 साल है। जी। यानी कि उनके भी 2 बच्चे हो चुके हैं। और इस एज में मेरे कुछ नहीं तो जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कम से कम 6 या 7 नाती या पोते होंगे। जी। लेकिन ठीक है, परिवार बड़ा है, काफी बड़ा है
और परिवार का सपोर्ट कह लीजिए कि योगदान कह लीजिए कि उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और मेरा जी, मनोबल बढ़ाया कि सामाजिक जीवन में आप जा रहे हैं तो ये काम आप अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने जी, परिवार को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने सभी भाइयों को, जो लोग इस आवाज़ को सुनेंगे या सुन रहे हैं, जो लोग दूर बैठे हैं, जो लोग मेरे गोरखपुर शहर में हैं, जिन्होंने जी, जिस रूप में मेरे इस कार्यप्रणाली को सराहा सराहा जी, जी, और योगदान दिया, चाहे जिस रूप में दिया, जी, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जो लोग मुझसे बड़े हैं, जी, कि जी, मेरे मेरे कभी भी सामाजिक कामों की आलोचना नहीं किया, जी, आलोचना नहीं किया। उन्होंने मेरे काम की प्रशंसा ही किया कि हाँ, ये काम किया है तो आपने सही किया है। जी, एक बड़ा वाकया हो गया था गोरखपुर में, आपसे बता दें जी, कि जी, जनता की इतनी समस्या आ गई थी कि एक गैस एजेंसी पर लगातार 2-2 महीने तक गैस की डिलीवरी ही नहीं दी जा रही थी जी, और नागरिक हैरान और परेशान। जी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा राष्ट्र जी, आ, आज नेटवर्क व्यवधान बहुत ज़्यादा आ रहा है और बार-बार बातचीत में अवरोध पैदा हो रहा है और अध्यक्ष साहब जी से फिर से हमारा कनेक्शन कट गया है, लेकिन जल्दी ही वो हमें जॉइन करेंगे। हम पूरी उम्मीद करते हैं और उन्होंने आज बहुत अच्छी-अच्छी हाँ, बातें हमको बताई। नहीं नहीं, जी, ये डाटा पैक अगर हो तो संभव हो तो डलवा लीजिए उसमें, जी, अपने मोबाइल में। जी। जी, तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं अपने परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य में, सामाजिक काम में मेरा सहयोग किया। जी, जी, दूसरी दूसरी बात कि जब मैं अपने गोरखपुर के इस कॉलोनी की बात करता हूँ कि जब नागरिकों को गैस की समस्या का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, जी, प्रबंधक से बात करते हैं, मालिक से बात करते हैं, उसके बावजूद वही कोरा आश्वासन मिलता है कि गैस आपके घर पहुंच जाएगी। और जी, हम हों, आप हों, लगातार 1.5 महीने से 2 महीने में जिसके घर पे गैस खत्म हो जाएगी, उसके पास एक ही जी, विकल्प होगा कि वो गैस को ब्लैक खरीदेगा। जी, और जब इस समस्या को मैं थोड़ा गहराई में गया तो मैंने जी, पाया कि उस एजेंसी के लोग गैस को ब्लैक कर देते हैं जी, अपने अपने क्षणिक लाभ के लिए। आप समाज का नुकसान क्यों कर रहे हैं? जी, जी, और इस मामले को लेकर के मैं उस समय के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय अधिकारी, जोनल ऑफिसर से मैंने बात किया जी, और जोनल ऑफिसर को मैंने अपने कॉलोनी में बुलाया और जी, एरिया मैनेजर भी उनके साथ आए थे, एरिया मैनेजर भी आए थे जी, और जी, मैंने ये समस्या रखा। और जी, गोरखपुर के माननीय विधायक जी, उस समय के जो हमारे नगर विधायक हुआ करते थे, जी, मैंने जी, उनको भी बुलाया और नागरिकों की समस्याओं से अवगत कराया। लेकिन जी, आपको जान के हैरानी होगी कि इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंगता है जी, कि एक नागरिक के घर में 1.5 महीने से गैस नहीं आ रही है बुकिंग कराने के बाद, और जी, अंततोगत्वा मेरे ऐसे सामाजिक व्यक्ति को कानून को हाथ में लेना पड़ता है और उस गैस जी, एजेंसी पे ताला बंद करना पड़ता है ताकि जी, जी, घटना की उच्च जांच हो, जिलाधिकारी के स्तर से जांच हो। और जिलाधिकारी जी, के स्तर से जांच हुआ, वो एजेंसी दोषी जी, पाया गया और आवश्यक जी, वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ और जी, नागरिकों को आज आज बहुत ही आराम से गैस मिल रहा है। अगर मेरे बिल्कुल, छोटे से प्रयास से अगर किसी को खुशी मिलती है तो मैं समझता हूं कि जिसके घर पे खुशी जा रही है वही मेरे परिवार का हिस्सा है। जो लोग बिल्कुल। मुझसे जुड़े हैं, हाँ, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वही मेरे परिवार के हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो तो मैं, आज हाँ, तो मैं इस तरह से चलता हूँ जी। जी, बातचीत का समय बहुत हो गया है आज और अब हम अपना आखिरी प्रश्न आपसे करना क्या चाहेंगे, जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे युवा पीढ़ी को और हमारे यूपी एक्सप्रेस चैनल के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को एक छोटा सा संदेश दूंगा जी, कि आप कहीं भी किसी रूप में रहें, किसी भी जी, रूप में रहें, जी, लेकिन दो चीजों को जरूर ध्यान रखें। जी, मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, जी, मान लीजिए आप घर की गृहिणी हैं, जी, मान लीजिए
मान लीजिए हम मीडिया से जुड़े हुए हैं, मान जी, जी, लीजिए कि हम संगठन चलाते हैं, जी, अपने संगठन और अपने परिवार, जी, परिवार बहुत बड़ा शब्द है। अपने जी, संगठन, अपने परिवार के साथ पूरी और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रहिए। जी। बहुत अच्छी बात कही है और बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने। और अध्यक्ष जी, सुन रहे हैं ना आप हमारी आवाज़? आज उनसे हमें बहुत सारे प्रश्न पूछने थे, लेकिन समय की बहुत अधिक कमी हो रही है। हाँ, 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 जी, मैं ये केवल एक 2 लाइन में बात करना चाहता हूँ कि जी, चैनल के माध्यम से, कि जो व्यक्ति जिस रूप में है, जहाँ पे है, और जी, जिस जी, रूप में काम कर रहा है, पूरी की पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे। और मेरा जी, अपना मानना है कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस व्यक्ति को, उस समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक दे। जी। और अध्यक्ष जी, हम चाहेंगे कि आप फिर से कभी हमारे इस चैनल पे ज़रूर आएँ, क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं। और अध्यक्ष साहब जी, हाँ, बहुत जी, सारे जी, प्रश्न जी, रह जी, गए हैं और समय की अब कुछ कमी भी है, और बहुत जी, सारे जी, प्रश्न रह गए, कुछ नेटवर्क में भी व्यवधान आ गया था। हम दोबारा आपको जी, जी, पुनः जी, आमंत्रित करेंगे कि आप और अच्छी-अच्छी बातें हमें बताएँ, कायस्थ समाज हम्म, के बारे में, अपने संगठन के बारे में, और अच्छी जी, जी, बातों से शायद हमारा समाज प्रेरित भी होगा। जी, जी, सबसे जी, पहले हम आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आपने धन्यवाद। अपने कीमती समय से थोड़ा-सा समय हमारे चैनल के लिए निकाला और अपनी अच्छी-अच्छी बातें बताई, और उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीख ग्रहण करेंगे। मैं पुनः जी, आपका जी, धन्यवाद करती हूँ, और हम्म, आपसे आग्रह करूँगी कि जब मैं आपको निमंत्रण दूँ, तो आप अपने समय से समय निकाल कर ज़रूर आएँ। जी, जी, नमस्कार। यहाँ पे नमस्कार। उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जी, नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ संजय भैया चित्रवंशी जी, और हम बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं कि वो आए। और अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। कल फिर सुबह 10:30 बजे आपसे जानिए अपना राशिफल कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, और हमारे चैनल के कार्यक्रम आपको प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।